तो बेटा लास्ट क्लास में अपन पढ़ रहे थे, पहला टॉपिक स्टार्ट कर दिया था अपन ने बीएससी थर्ड ईयर के हिसाब से। तो लास्ट टॉपिक पढ़ा था अपन ने, सही है सही है, बढ़िया। न धोकर टनाटन तैयार होकर बेटे करो पढ़ने के लिए। तो बेटा अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा था ओम के नियम का सदिश रूप। क्या पढ़ा था? ओम के नियम का सदिश रूप जे वेक्टर बराबर सिग्मा ई वेक्टर। ठीक है, तो बेटा टॉपिक चल रहा है अपन का धातुओं से संबंधित कुछ प्रायोगिक तथ्य। तो यहाँ पर अपन सिर्फ प्रायोगिक तथ्यों की ही बात करेंगे। ठीक है, दूसरा प्रायोगिक तथ्य, सेकेंड नंबर का प्रायोगिक तथ्य क्या होता है बेटा? ध्यान सुनना, बताओ। अपन जानते हैं धातुओं में क्या पाई जाती है बेटा? मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। किसने बताया था? मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल ने। मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल किसने दिया था? लोरेंज और ड्यूडे ने। ठीक है, तो धातुओं में क्या पाए जाते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो बताओ, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण इनकी चालकता उच्च होती है कि निम्न होती है? जल्दी बताओ, इनकी चालकता उच्च होती है कि निम्न होती है? वेरी गुड, माइक ऑफ कर लें सभी। तो प्रैक्टिकली जो देखा गया वो वही लिखेंगे अपन प्रायोगिक रूप से। प्रायोगिक रूप से जो देखा गया है वो इसी के बारे में अपन बात करेंगे इस टॉपिक में। तो बेटाओ, धातुओं की विद्युत चालकता क्या होती है? उच्च होती है। क्या होती है? उच्च होती है। कितनी उच्च होती है? 10⁷ 10⁻⁷। और बताओ विद्युत चालकता का मात्रक क्या होता है? महो प्रति मीटर। इनकी विद्युत चालकता उच्च होती है और प्रतिरोधकता क्या होती है? निम्न होती है। कितनी होती है? 10⁻⁷ ओम इंटू मीटर। प्रतिरोधकता निम्न और विद्युत चालकता क्या होती है? उच्च होती है। साथ में बेटा अपन ये भी जानते हैं कि जो धातुएं होती हैं विद्युत का चालन तो उच्च करती ही है, साथ में ऊष्मा का चालन भी उच्च करती है। इनकी ऊष्मीय चालकता भी क्या होती है बेटा? उच्च होती है। हीट कंडक्टिविटी भी क्या होती है? इनकी हाई होती है। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी तो हाई है सरी, साथ में हीट कंडक्टिविटी भी क्या होती है? इनकी हाई होती है। और वैसे भी अपन ने पिछली यूनिट में अपन पढ़ के आए हैं धातुओं में ऊष्मा चालन। अपन पढ़ते हैं धातुओं में ऊष्मा का चालन दो प्रकार से होता है। किस प्रकार से? एक तो फोनोनों के द्वारा, दूसरा इलेक्ट्रॉनों के द्वारा। पढ़ा था कि नहीं? यस और नॉट? यस और नॉट? तो क्या लिखेंगे अपन? धातुओं की विद्युत चालकता और ऊष्मीय चालकता क्या होती है बेटा? उच्च होती है। तो लिखो सेकंड नंबर का, धातुओं की विद्युत चालकता और ऊष्मीय चालकता उच्च होती है। परंतु इनकी प्रतिरोधकता अल्प होती है। आगे चलें, थर्ड नंबर का देखो। थर्ड नंबर क्या है बेटा? बताओ, इनकी जो प्रतिरोधकता है, रेसिस्टिविटी है, वो ताप पर किस प्रकार निर्भर करती है? टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करती है? प्रतिरोधकता ताप के समानुपाती होती है या व्युत्क्रमानुपाती होती है?
प्रतिरोधकता, जल्दी बताओ। अपन जानते हैं रो बराबर क्या होता है, रो नॉट 1 प्लस अल्फा टी। बताओ इसको अंदर इंटू करूं, क्या आएगा, रो नॉट अल्फा टी प्लस रो नॉट। ये प्रतिरोधकता और ताप के मध्य क्या है, संबंध है। बताओ ये किसकी पालना कर रहा है, y बराबर mx प्लस सी की। किसकी पालना कर रहा है बबलू, y बराबर mx प्लस सी की। तो बताओ अगर प्रतिरोधकता को ताप के साथ आलेखित करें तो ग्राफ कैसा आएगा, कैसा आएगा, ऐसे आएगा। ग्राफ से भी स्पष्ट है और समीकरण से भी स्पष्ट है। प्रतिरोधकता ताप के क्या होती है, सीधे समानुपाती होती है। जैसे जैसे ताप बढ़ाओगे वैसे वैसे प्रतिरोधकता भी क्या होगी, बढ़ेगी। जैसे जैसे आप ताप बढ़ाओगे वैसे वैसे प्रतिरोधकता भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसका सिंपल सा एग्जांपल, मान लो आप टीवी देख रहे हो, टीवी देखते देखते टीवी के जो रिमोट के जो सेल है वो सेल खत्म हो गए, ठीक है। अब सेल खत्म हो गए तो आप क्या कर सकते हो, उन सेल को गर्म करो। तो बेटा जैसे ही सेल को गर्म करोगे तो थोड़ी देर बाद सेल क्या होना है, चलने लग जाएगा। तो जैसे आपने उसका ताप बढ़ाया उनकी प्रतिरोधकता बढ़ गई। प्रतिरोधकता बढ़ते ही सेल दोबारा काम करने लग जाएगा, जब तक ताप का प्रभाव रहेगा वापस खराब हो जाएगा, ठीक है। तो लिखो अगला, धातुओं की प्रतिरोधकता, धातुओं की प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर, धातुओं की प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। धातुओं की प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है और ताप घटाने पर, ताप घटाने पर प्रतिरोधकता, ताप घटाने पर प्रतिरोधकता घटती है। ताप घटाने पर प्रतिरोधकता घटती है। अब बेटा मुझे कौन बताएगा, मैंने आपको सेकंड ईयर में ही बताया था। बताओ जैसे जैसे अपन ताप घटाएंगे वैसे वैसे प्रतिरोधकता भी घटती जाएगी। जैसे जैसे आप टेम्परेचर डिक्रीज करोगे वैसे वैसे बेटा रेसिस्टिविटी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो बताओ ताप घटाते गए प्रतिरोधकता घटी, टेम्परेचर डिक्रीज किया रेसिस्टिविटी डिक्रीज हुई। तो एक टेम्परेचर, एक ताप ऐसा आता है जहां पर, जिस पर धातुओं की प्रतिरोधकता, रेसिस्टिविटी ऑफ मेटल्स क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। क्या हो जाती है, जीरो। तो बताओ जिस ताप पर धातुओं की प्रतिरोधकता जीरो हो जाती है, जिस टेम्परेचर पर मेटल्स की रेसिस्टिविटी जीरो हो जाती है, उस घटना को अपन क्या कहते हैं, 11वीं क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तुमने ध्यान से नहीं सुना, मैं यूं नहीं कह रहा हूं, मैं यूं कह रहा हूं वेरी गुड, सुनील शर्मा का आंसर सही। बेटा ताप नहीं पूछ रहा हूं मैं, घटना पूछ रहा हूं। मैं पूछ रहा हूं एक ताप ऐसा आता है जिस पर धातुओं की प्रतिरोधकता जीरो हो जाती है। वेरी गुड, सुपर कंडक्टिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सुपर कंडक्टिविटी। और अपने पार्ट बी का नाम पूरा क्या है, सुपर कंडक्टिविटी है। पार्ट बी का नाम ही क्या है, अति चालकता है। तो पार्ट बी में फुल डिटेल में स्टडी करेंगे अति चालकता की, सुपर कंडक्टिविटी की। तो अभी तो अपन यहाँ पर सिर्फ शॉर्ट में लिखेंगे क्योंकि अपन यहाँ पर धातुओं के प्रायोगिक तथ्यों की बात कर रहे हैं, जो प्रैक्टिकली जो देखा गया उन्हीं की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बताओ जब प्रतिरोधकता जीरो हो जाती है तो उसको अपन क्या बोल रहे हैं बेटा, अति चालकता, मतलब सुपर कंडक्टिविटी। और जिस ताप पर, अब पूछ रहा हूँ वो चीज़ तो मैं, जिस ताप पर अति चालक प्राप्त होते हैं उस ताप को अपन क्या बोलते हैं,
जिस टेम्परेचर पर रेसिस्टिविटी जीरो हो जाती है उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं? वेरी गुड, क्रांतिक ताप। क्या बोलते हैं? क्रांतिक ताप, क्रिटिकल टेम्परेचर। तो उसी के आगे लिखो, इसी के आगे लिखो, थर्ड में जो मैंने लिखा है इसके आगे लिखो। क्या लिखा था अपन ने? ताप घटाने पर प्रतिरोधकता घटती है, उसके आगे लिखो। और एक ताप ऐसा आता है, और एक ताप ऐसा आता है जिस पर धातु की प्रतिरोधकता, शून्य हो जाती है, जिस पर धातु की प्रतिरोधकता शून्य हो जाती है, इसे अतिचालकता कहते हैं। इसे अतिचालकता कहते हैं। और जिस ताप पर अतिचालक प्राप्त होते हैं, और जिस ताप पर अतिचालक प्राप्त होते हैं उसे क्रांतिक ताप कहते हैं। उसे क्रांतिक ताप कहते हैं। लिख लिया? यस और नोट में आंसर दो। वेरी गुड। चलो अब बेटा मुझे बताओ, अब बेटा मुझे बताओ, अगर धातु के पृष्ठ पर दाब आरोपित करें, अगर धातु के पृष्ठ पर या धातु पर अपन दाब आरोपित करें, प्रेशर अप्लाई करें, तो बताओ धातुओं की प्रतिरोधकता बढ़ती है या घटती है? धातु पर अगर अपन दाब आरोपित करेंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे, प्रेशर, तो धातु की प्रतिरोधकता, रेसिस्टिविटी इंक्रीज होगी कि डिक्रीज? बताओ। बताओ जल्दी। जो सोच रहे हो, जो माइंड में आ रहा है वही बोल दो। प्रतिरोधकता क्या होती है? इलेक्ट्रॉन के मार्ग में आने वाली बाधा। इलेक्ट्रॉन के मार्ग में आने वाली बाधा कौन लाते हैं? धनायन ला रहे हैं। उसी को तो अपन क्या बोल रहे हैं? प्रतिरोधकता, प्रतिरोध बोल रहे हैं। तो मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि जब धातु पर अपन दाब आरोपित करेंगे, बढ़ेगी, शायद बढ़ेगी। वेरी गुड। प्रतिरोधकता दाब पर कहाँ निर्भर करती है? वेरी गुड, इंक्रीज होगी। वेरी गुड। और बताओ, सबका रिप्लाई आना चाहिए, जितने भी बच्चे मुझे यहाँ दिख रहे हैं। नो चेंज। अच्छा, सही बात है। जो तेरा माइंड मारा वही बोल दे। और बताओ, अरे और बताओ, दाब लगाएं, अगर अपन दाब आरोपित करें तो बढ़नी चाहिए कि घटनी चाहिए? मुझे पता था तुम सब यही आंसर दोगे। आनंद कह रहा डिक्रीज।
नहीं चेंज होगी। एक बालक कह रहा है सर डिक्रीज होगी, घटेगी। चल बता क्यों घटेगी? तेरा आंसर सबसे अलग है इसलिए पूछ रहा हूं। बता बेटा क्यों घटेगी? रेसिस्टिविटी डिक्रीज होगी। व्हाई? रीजन? रीजन दे फटाफट, या धूल में लट मारा। पॉजिटिव आयंस पास पास आ जाएंगे। तो बेटा जब पॉजिटिव आयंस पास पास आ जाएंगे तो कॉन्सेप्ट भी देख, तो यूं कह रहा है कि दाब लगाएंगे पॉजिटिव आयंस पास पास आ जाएंगे। तो जब पॉजिटिव आयंस पास पास आएंगे तो टक्कर तो ज़्यादा होगी, और जब टक्कर ज़्यादा होगी तो रेसिस्टिविटी इंक्रीज होनी चाहिए, तो क्या डिक्रीज होगी? यस और नॉट? जब धनायन पॉजिटिव आयंस पास पास आ जाएंगे फिर तेरा आंसर डिक्रीज होना चाहिए, तो इंक्रीज होना चाहिए तेरा आंसर, तो कह रहा डिक्रीज है। मतलब तुमने धूल में लट मारा। मतलब सुनो ध्यान से, मुझे पता था आप सबका यही आंसर आएगा। तो बेटा यहाँ पर आंसर आएगा घटेगी। क्या आंसर आएगा? घटेगी, डिक्रीज होगी। पूछो कैसे? अरे पूछो कैसे, क्यों? दाब बढ़ाने पर प्रतिरोधकता घटती है। कैसे घटती है? सुनो ध्यान से। कल ही मैंने आपको बताया था कि धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन जो स्वतंत्रता पूर्वक इधर उधर विचरण करते हैं। ठीक है, तो बेटाओ जब अपन धातु में क्या पाया जा रहा है? मुक्त इलेक्ट्रॉन जो स्वतंत्रता पूर्वक इधर उधर क्या कर रहे हैं? विचरण कर रहे हैं, रैंडम मोशन कर रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्यों बोल रहे हैं? मुक्त क्यों बोल रहे हैं उनको ये बताओ पहले तो। मुक्त क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उन पर किसी भी प्रकार का कोई आकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल कार्य ही नहीं कर रहा। भाई मुक्त कौन होता है? आवारा, जिस पर ना कोचिंग का फोर्स ना घर वालों का फोर्स। वेरी गुड, किसी का बल नहीं लग रहा हो, मुक्त रूप है वो। ठीक है, अब मुझे बताओ अगर प्रेशर अप्लाई कर दें, क्या लगाएं? दाब लगाएं। तो जब प्रेशर अप्लाई होगा तो इलेक्ट्रॉन की यादृच्छिक गति, रैंडम मोशन में क्या आएगी? कमी आएगी। मतलब अनियमित नहीं होगा, कम होगा अनियमित। क्यों होगा? भाई सिंपल सी बात है, अभी ना तो तुम्हारे एग्जाम आ रहे हैं, ना ही मैं तुम्हारा टेस्ट ले रहा। ठीक है, तुम क्या हो? मेंटली फ्री हो, मुक्त हो। तुम क्या हो? मुक्त। बताओ, तुम में से एक भी पढ़ाई नहीं कर रहा हो, तुम में से एक भी पढ़ाई नहीं कर रहा हो। ठीक है, फिर क्या होता है? जैसे तुम पर प्रेशर अप्लाई किया जाएगा, जैसे तुम पर प्रेशर अप्लाई किया जाएगा, एग्जाम का प्रेशर आएगा, टेस्ट सीरीज का प्रेशर आएगा। ठीक है, तो जैसे प्रेशर आएगा तो क्या होगा? पहले तो मुक्त थे, बाद में क्या करने लग जाओगे? प्रेशर आते पढ़ाई करने लग जाओगे। तो बेटाओ यहाँ पर जब आप मुक्त रहते हो तो पढ़ाई में क्या आ रहा है? प्रतिरोध आ रहा है। मतलब जब आप मुक्त हो, पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तो मतलब क्या आ रहा है? प्रतिरोधकता आपकी ज़्यादा है, रेसिस्टिविटी आपकी हाई है, क्योंकि आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो। क्यों? पढ़ाई में प्रतिरोध आ रहा है। प्रतिरोध कौन ला रहा है? क्योंकि आप मुक्त हो, कोई प्रेशर ही नहीं है। जैसे ही प्रेशर अप्लाई करेंगे क्या होगा? घर वाले भी बोलेंगे कि बेटा पढ़ ले, एग्जाम आ रहा है। मास्टर बोलेगा बेटा पढ़ ले, एग्जाम आ रहा है, टेस्ट है तेरा। प्रेशर अप्लाई होगा तो कम मुक्त रहोगे तुम, तुम्हारी मुक्त अवस्था क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और जैसे मुक्त अवस्था कम हो जाएगी तो बताओ पढ़ाई में तुम्हारा ध्यान लगेगा नहीं लगेगा? तो वही वाली बात यहाँ भी है, जैसे इलेक्ट्रॉन पर प्रेशर अप्लाई होगा, प्रेशर अप्लाई होगा तो मुक्त कम रहेगा, और जब मुक्त कम रहेगा तो कम टक्कर होगी। कम टक्कर होगी तो प्रतिरोधकता भी क्या होगी? कम होगी। जैसे प्रेशर अप्लाई करेंगे, दाब आरोपित करेंगे,
तो इलेक्ट्रॉन की जो मुक्त अवस्था है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, वो क्या होंगे, कम हो जाएंगे, मतलब उनमें क्या आएगी, कमी आएगी। जब इलेक्ट्रॉन की मुक्त अवस्था में कमी आएगी तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, कम यादृच्छिक गति करेगा, कम रैंडम मोशन करेगा। तो जब कम यादृच्छिक गति करेगा तो टक्करें भी कम होगी, कोलिजन भी कम होगा, और जब कोलिजन कम होगा तो रेसिस्टिविटी भी कम होगी। तो लिखो ज़्यादा बढ़ेगी, सोचते तो है नहीं है। लिखो धातुओं पर दाब आरोपित करने पर घटेगी टक्कर, घटेगी, बढ़ेगी नहीं बेटा, घटेगी। दाब, धातुओं पर दाब आरोपित करने पर, धातुओं पर दाब आरोपित करने पर धातुओं की प्रतिरोधकता, धातुओं की प्रतिरोधकता घटती है। धातुओं की प्रतिरोधकता घटती है। अगला लिखो, अगला क्या है बताओ, ध्यान से देखना बिल्कुल। पांचवें नंबर का एक साइंटिस्ट था मैथीसन। कौन था, मैथी, खाना खाने की वो आती है ना मेथी, मैथीसन नामक एक वैज्ञानिक था। तो मैथीसन नामक वैज्ञानिक ने क्या बोला बेटाओ, उसने बोला कि अगर आपको धातुओं की प्रतिरोधकता निकालनी है, अगर आपको मेटल्स की रेसिस्टिविटी फाइंड करनी है, तो आप एक कारण से नहीं कर सकते। मतलब धातुओं की प्रतिरोधकता में एक मुख्य कारण नहीं है, एक रीजन नहीं है, उसके तीन कारण हैं। मतलब धातुओं की प्रतिरोधकता आप एक ज्ञात मत करो, तीन प्रतिरोधकता ज्ञात करो, तीन। बताओ कौन कौन सी, जल्दी बताओ। तीन प्रतिरोधकताएं ज्ञात करेंगे, तब जाके धातु की कुल प्रतिरोधकता आएगी। 3 टाइप्स ऑफ रेसिस्टिविटी फाइंड करेंगे, तब जाके मेटल्स की क्या होगी, टोटल रेसिस्टिविटी आएगी। बताओ जो 3 टाइप्स हैं वो किस बेसिस पर होंगे, जिसमें से एक तो तुम जानते ही हो, जिसमें से एक तो तुम जानते ही हो, बताओ जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बबलू, चैट सेक्शन में लिख देना। जिसमें से एक तुम जानते हो, जल्दी बता दो। आयोन्स की वजह से। और बताओ, और बताओ। ठीक है, एक तो मैंने आपको बताया प्रतिरोधक किस पर निर्भर, टेम्परेचर डिपेंड करती है। दूसरी अशुद्धि के कारण, इम्प्योरिटीज के कारण। तीसरी टक्कर के कारण, ड्यू टू कोलिजन। टेम्परेचर, इम्प्योरिटी, कोलिजन। पूछो कैसे, अरे पूछो कैसे। तो बेटा अभी तक अपन सिर्फ फर्स्ट वाली लिख के आते थे, ठीक है। और यहाँ पर जो मैंने नाम लिया ना मैथीसन, ये मैथीसन का नियम फुल डिटेल में, मैथीसन का नियम, माइक ऑफ कर लो बेटा सभी। ये मैथीसन का नियम फुल डिटेल में इसी पार्ट में, इसी यूनिट में आने वाले हैं, ठीक है। तो अभी तो अपन शॉर्ट में लिख रहे हैं कि मैथीसन के अनुसार धातु की प्रतिरोधकता एक कारण से ना होकर 3 कारणों से होती है।
कौन से 3 कारण? टेम्परेचर, अशुद्धि, टक्कर। टेम्परेचर, इम्प्योरिटी एंड पॉल्यूशन। ठीक है, ताप का तो अपन जानते हैं, ताप बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी गतिमान होंगे, जल्दी जल्दी गतिमान होगा, टक्करें ज़्यादा होंगी, टक्करें ज़्यादा होंगी तो प्रतिरोधकता भी बढ़ेगी। दूसरी अशुद्धि के कारण। अशुद्धि के कारण कैसे बताओ? जब आप क्या कर दोगे कि अशुद्धि मिला दोगे, अशुद्धि आपने मिला दी, मान लो किसी क्रिस्टल में आपने अशुद्धि मिला दी, तो जैसे अशुद्धि मिलाएंगे जो धनात्मक आयन है, पॉजिटिव आयन की संख्या क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। पॉजिटिव आयन की संख्या बढ़ जाएगी, इसका मतलब क्या हुआ कि प्रतिरोधकता बढ़ गई। तो अशुद्धि मिलाने पर भी क्या बढ़ रही है? रेसिस्टिविटी इंक्रीज हो रही है। तीसरी बात बताओ, जब आप अशुद्धि मिलाओगे तो जब आप अशुद्धि मिलाओगे तो क्या होगा? परमाणुओं की संख्या, पॉजिटिव आयन्स की संख्या क्या होगी? बढ़ जाएगी। और जब पॉजिटिव आयन की संख्या बढ़ेगी तो जब इलेक्ट्रॉन गतिमान होगा तो टक्करें भी क्या होगी बेटा? ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन की टक्करें भी क्या होंगी? ज़्यादा होगी। तो टक्करें ज़्यादा होंगी तो प्रतिरोधकता भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो तीन कारण होते हैं किसके? प्रतिरोधकता के। तो लिखो, मैथीसन नामक वैज्ञानिक के अनुसार, मैथीसन नामक वैज्ञानिक के अनुसार धातुओं की प्रतिरोधकता निम्न सूत्र द्वारा दी जाती है। ये लिख लो, लिख लिया? चलो अब बेटा ध्यान सुनना। अब बेटा ध्यान से देखो, अब बिल्कुल ध्यान से देखना। अब बेटा अपन क्या करेंगे? आपसे बोलेगा, क्या बोलेगा? ध्यान सुनना। आपसे बोलेगा मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर, मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर धातुओं की विद्युत चालकता प्राप्त कीजिए या धातुओं की विद्युत चालकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बताओ इस टॉपिक को पढ़ने से पहले, मैं आपको एक क्वेश्चन लिखाऊंगा जो कभी कभी 5 नंबर में आपसे पूछ लेता है। सिलेबस में नहीं है फिर भी आपसे पूछ लेता है। पूछो कैसे? अरे पूछो कैसे पूछ लेता है? जब है नहीं तो कैसे पूछ लेता है? वेरी गुड। तो बेटाओ कैसे पूछता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से देखना। बताओ, अपन जानते हैं, ध्यान सुनना बिल्कुल, अपन जानते हैं धातुओं में क्या पाए जाते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जो स्वतंत्रता पूर्वक इधर उधर क्या करते हैं? विचरण करते रहते हैं, जिन पर कोई आकर्षण प्रतिकर्षण बल कार्य नहीं करता है। ये क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनको क्या नाम दिया जाता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन नाम दिया जाता है। ठीक है, अब बेटा धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती है। धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन संख्या अधिक होती है, इसकी तुलना किससे की जाती है? गैस से की जाती है। इसीलिए इसको क्या नाम दिया जाता है? इलेक्ट्रॉन गैस भी नाम दिया जाता है।
क्या नाम दिया जाता है? इलेक्ट्रॉन गैस नाम दिया जाता है। ठीक है, यहाँ तक तो अपन ने पढ़ रखा है। अब इसके आगे ध्यान सुनना, इलेक्ट्रॉन गैस नाम दे दिया अपन ने, तो बताओ इलेक्ट्रॉन गैस को कभी कभी वो आपसे बोलेगा अनाभ्रष्ट इलेक्ट्रॉन गैस, और दूसरा अपभ्रष्ट इलेक्ट्रॉन गैस। ठीक है, अनाभ्रष्ट नॉन डीजनरेट इलेक्ट्रॉन गैस और डीजनरेट इलेक्ट्रॉन गैस। ठीक है, तो बेटा वो आपसे बोलेगा कि अनाभ्रष्ट इलेक्ट्रॉन गैस किसे कहते हैं और अपभ्रष्ट इलेक्ट्रॉन गैस किसे कहते हैं। ठीक है, तो अपन ये तो यहाँ तो अपन को पता है कि धातु में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उन इलेक्ट्रॉनों की तुलना किससे करते हैं? गैस से करते हैं, तो इसको अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन गैस बोलते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन गैस भी दो प्रकार की बोलेगा आपसे, कौन कौन सी? अनाभ्रष्ट और कौन सी? अपभ्रष्ट। ठीक है, तो ये आपसे पूछ लेता है, ये अपनी बुक में नहीं है, मतलब अपने सिलेबस में नहीं है, फिर भी वो आपसे पूछ लेता है, पूछा गया है कई बार। कभी कभी 5 नंबर में पूछेगा, कभी कभी आधे नंबर में पूछेगा। तो आपको लिखा होगा पहले अनाभ्रष्ट क्या होता है और अपभ्रष्ट क्या होता है, फिर अपन आगे चलेंगे। ठीक है, क्योंकि बेटा आगे के जो टॉपिक है उसने पहले बिल्कुल डिटेल में तो नहीं बताया, पर आगे के जो टॉपिक है वो इन्हीं आधार पर बनाए गए हैं। आगे जो अपन टॉपिक पढ़ेंगे वो इन्हीं बेसिस पर बनाए गए हैं। वो टॉपिक कोई इसमें बनेगा तो कोई इसमें बनेगा, किसी की व्याख्या इससे होगी तो किसी की इससे होगी। ठीक है, और पूरा एक्सप्लेन नहीं करता ऐसा कुछ भी। तो क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन लिखो, अनाभ्रष्ट इलेक्ट्रॉन गैस, अनाभ्रष्ट इलेक्ट्रॉन गैस और अपभ्रष्ट इलेक्ट्रॉन गैस से, अपभ्रष्ट इलेक्ट्रॉन गैस से आप क्या समझते हैं? अब आंसर में लिखो फर्स्ट नंबर। चलो पहले से लिखो, आई फर्स्ट नंबर पर डालो, पहले से लिखो। हम जानते हैं कि धातुओं में, हम जानते हैं कि धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। हम जानते हैं कि धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जो स्वतंत्रता पूर्वक इधर उधर विचरण करते हैं, जो स्वतंत्रता पूर्वक इधर उधर विचरण करते हैं, इन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इनकी तुलना गैस से की जाती है। इनकी तुलना गैस से की जाती है तो धातुओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के समूह को, तो धातुओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के समूह को इलेक्ट्रॉन गैस की
इलेक्ट्रॉन गैस की संज्ञा दी जाती है, नाउन, संज्ञा दी जाती है। सांख्यिकी के आधार पर, बेसिस ऑफ स्टैटिक्स, सांख्यिकी के आधार पर इलेक्ट्रॉन गैस सांख्यिकी के आधार पर इलेक्ट्रॉन गैस को निम्न दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। निम्न दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। फर्स्ट नंबर लिखो, अनाभ्रष्ट इलेक्ट्रॉन गैस, नॉन डिजनरेट इलेक्ट्रॉन गैस। तो बड़ा बिल्कुल ध्यान सुनना, बताओ, ध्यान सुनना बिल्कुल। अपन क्या बोल रहे हैं कि धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो धातु में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है उन पर ना तो आकर्षण बल लग रहा है, ना प्रतिकर्षण बल लग रहा है, ना तो अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई है, ना रिपल्शन फोर्स अप्लाई है। ठीक है, तो इधर उधर क्या कर रहे हैं, विचरण कर रहे हैं। तो अपन इनकी गैस से तुलना क्यों कर रहे हैं? क्यों बेटा, गैस के जो अणु है, मैक्सवेल ने क्या बोला था, गैस के अणु टक्कर के अलावा कोई अन्योन्य क्रिया नहीं करते हैं। ध्यान सुनना बिल्कुल, टक्कर के अलावा कोई अन्योन्य क्रिया नहीं करते हैं। तो यहाँ भी वही है कि धातु में जो इलेक्ट्रॉन है टक्कर के अलावा कोई अन्योन्य क्रिया नहीं कर रहे हैं। गैस में जो बेटा मॉलिक्यूल्स है वो कोलिजन के अलावा कोई इंटरेक्शन नहीं करते हैं। ऐसे यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो भी कोलिजन के अलावा कोई भी नहीं कर रहे हैं। और धातुओं में जो इलेक्ट्रॉन है उन पर आकर्षण प्रतिकर्षण बल नहीं लग रहा है। ऐसे ही गैस कणों पर ना तो आकर्षण बल लगता है, ना ही प्रतिकर्षण बल लगता है। इसलिए अपन ने गैस की तुलना किससे करी है, धातुओं में इलेक्ट्रॉनों के समूह से। इलेक्ट्रॉन के समूह को अपन क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन गैस बोल रहे हैं। और इलेक्ट्रॉन गैस को सांख्यिकी के आधार पर, स्टैटिक्स के बेसिस पर दो भागों में बांटा गया है। पहली अनाभ्रष्ट गैस, नॉन डिजनरेट इलेक्ट्रॉन गैस। तो बताओ अनाभ्रष्ट गैस क्या होती है, ध्यान सुनना, बिल्कुल ध्यान सुनना। जब चालन बैंड में कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है और ताप, टेम्परेचर, फर्मी टेम्परेचर से, बता रखा है आपको फर्मी ताप क्या होता है, फर्मी ताप से बहुत अधिक होता है, अत्यधिक होता है। दोबारा सुन लेना, जब चालन बैंड में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, कम होती है। जब चालन बैंड में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है और ताप फर्मी ताप से बहुत अधिक होता है तो इलेक्ट्रॉन गैस का व्यवहार आदर्श गैस के भांति होता है। इलेक्ट्रॉन गैस का बिहेवियर आइडियल गैस के से तरह होता है और इलेक्ट्रॉन गैस के वेग और ऊर्जा का वितरण, और आपको याद हो तो अपन ने सेकेंड ईयर में पढ़ा था मैक्सवेल का वेग वितरण नियम, ऊर्जा वितरण नियम। हाँ कि ना, हाँ कि ना, अरे हाँ कि ना। तो इलेक्ट्रॉन गैस का वेग और ऊर्जा का वितरण मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी के अनुसार होता है। मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी के अनुसार होता है। तो इस इलेक्ट्रॉन गैस को अपन क्या बोलेंगे, अनाभ्रष्ट इलेक्ट्रॉन गैस। दोबारा सुन लो, जब चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होगी और ताप फर्मी ताप से अत्यधिक होगा, ज्यादा होगा, ठीक है, तो इस स्थिति में इलेक्ट्रॉन गैस का व्यवहार आदर्श गैस के भांति होता है। आदर्श गैस के भांति होगा तो इलेक्ट्रॉन गैस का वेग और ऊर्जा का वितरण मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी के अनुसार होता है, मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिक के अकॉर्डिंग होगा। तो
तो इस इलेक्ट्रॉन गैस को अपन क्या बोलेंगे, अनाभ्रष्ट इलेक्ट्रॉन गैस। और दूसरी अपभ्रष्ट इलेक्ट्रॉन गैस क्या होगी, जब चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन संख्या अत्यधिक होगी, इलेक्ट्रॉन संख्या ज़्यादा होगी और ताप फर्मी ताप से क्या होगा, कम होगा, ताप फर्मी ताप से कम होगा, तो इलेक्ट्रॉन गैस का व्यवहार आदर्श गैस की तरह नहीं होता है, आदर्श गैस से विचलित होता है। तो इस स्थिति में इलेक्ट्रॉन गैस के वेग और ऊर्जा का वितरण मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी के अनुसार ना होकर फर्मी डिराक सांख्यिकी के अनुसार होता है, फर्मी डिराक स्टैटिक्स के अकॉर्डिंग होगा। उस प्रकार की इलेक्ट्रॉन गैस को अपन क्या बोलेंगे, बताओ, अपभ्रष्ट इलेक्ट्रॉन गैस। क्या बोलेंगे, अपभ्रष्ट इलेक्ट्रॉन गैस। तो अपन इसको डिटेल में लिखेंगे ताकि 5 नंबर में आ जाए तो आप पूरा पैराग्राफ भर सकते हो। और आधे नंबर में आएगा तो क्या लिखोगे, अगर आधे नंबर में आएगा तो क्या लिखोगे, इतना लंबा बड़ा मत लिखना, सिंपल सा क्या लिखना, ऐसी इलेक्ट्रॉन गैस जो मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी की पालना करती है, ऐसी इलेक्ट्रॉन गैस जो मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी की पालना करती है क्या कहलाती है, अनाभ्रष्ट इलेक्ट्रॉन गैस। ठीक है, ऐसी इलेक्ट्रॉन गैस जो मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिक को ओबे करती है क्या कहलाएगी, नॉन डिजेनरेट इलेक्ट्रॉन गैस। ठीक है, और ऐसी इलेक्ट्रॉन गैस जो फर्मी डिराक सांख्यिकी की पालना करती है वो क्या कहलाएगी, आपकी अपभ्रष्ट इलेक्ट्रॉन गैस। ऐसी इलेक्ट्रॉन गैस जो फर्मी डिराक स्टैटिक्स को ओबे करती है क्या कहलाएगी, डिजेनरेट इलेक्ट्रॉन गैस। तो लिखो, फर्स्ट नंबर लिखो, अनाभ्रष्ट इलेक्ट्रॉन गैस। बस 2 मिनट और रुक जाओ, अबे टाइम भी तो नहीं हुआ अभी। लिखो, जब चालन बैंड में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है और ताप फर्मी ताप से अत्यधिक होता है, फर्मी ताप से अत्यधिक होता है, तो इलेक्ट्रॉन गैस का व्यवहार आदर्श गैस के भांति होता है, आदर्श गैस के भांति होता है और इसके वेग और ऊर्जा का वितरण मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी के अनुसार होता है, मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी के अनुसार होता है। अनाभ्रष्ट इलेक्ट्रॉन गैस कहलाती है, अनाभ्रष्ट इलेक्ट्रॉन गैस कहलाती है। सेकंड नंबर लिखो, अपभ्रष्ट इलेक्ट्रॉन गैस, अपभ्रष्ट इलेक्ट्रॉन गैस। इसमें लिखो, जब चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन संख्या अत्यधिक होती है, जब चालन बैंड में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अत्यधिक होती है और चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन की संख्या अत्यधिक होती है और ताप फर्मी ताप से कम होता है, ताप फर्मी ताप से कम होता है, तो इलेक्ट्रॉन गैस का व्यवहार आदर्श गैस से इलेक्ट्रॉन गैस का व्यवहार आदर्श गैस से विचलित होता है, क्या उसके समान नहीं होता, ये भी लिख सकते हो। आदर्श गैस से विचलित होता है
और इसके वेग और ऊर्जा का वितरण फर्मी-डिराक सांख्यिकी के अनुसार होता है। फर्मी-डिराक सांख्यिकी के अनुसार होता है। इस प्रकार की इलेक्ट्रॉन गैस को अभ्रष्ट इलेक्ट्रॉन गैस कहते हैं। अभ्रष्ट इलेक्ट्रॉन गैस कहते हैं। लिख लिया? यस और नॉट? लिख लिया? यस और नॉट?